हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एनसीईआरटी लर्निंग अकेडमी। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन का एक सोशल साइंस का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर। ये सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। टोटल 4 सेट्स बनाए गए थे। ईच सेक्शन वाइज ये सेट जो होंगे ये डिफरेंट हो सकते हैं, या तो अगर आपके स्कूल में शिफ्ट है तो शिफ्ट वाइज भी वो डिफरेंस हो सकते हैं। ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारे जो पहले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन, लेट मी शो यू दिस। That question from serial number 16 to 20 are 2 marks questions. Question number 21 to 23 are 3 marks question. इसके अंदर पहले 15 MCQ हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर है। उसके बाद है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद है एक्स्ट्रा लॉन्ग आंसर। और उसके बाद 29th क्वेश्चन आपका मैप का है। सो टोटल द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 60। बहुत से रीजन में 80 मार्क्स का है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा अपने रीजन के हिसाब से कि आपके रीजन में पेपर कैसा है। दिस कम टू 1 मार्क क्वेश्चन। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज। हमारे इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। हैदर इनियल, टिप्पू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ। ये दोनों रूलर्स थे मैसूर के। जैसा आप जानते, टिप्पू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल का मतलब होता है जो अपने आप रेन्यू हो जाए या फिर वापस से ख़त्म होने के बाद वापस लौट आए। सो नॉन रेन्यूएबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो नॉन रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे हमेशा लिमिटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच following which one can be described as an example for having an economic value? Affection from friends and family, ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कोई है ही नहीं। गुड वेदर, रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड आयरन, गुड वेदर ये आपका नेचुरल, ब्यूटीफुल सनसेट भी आपकी नेचुरल थिंग्स है, इनकी कोई वैल्यू है नहीं। द क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश रिसोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन मेड में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों मत होइएगा? बिकॉज नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर आपका वाटर भी आता है जो आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे उस बारे में पूछा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आप बायोटिक रिसोर्सेज लिख देंगे, बायोटिक। असर्शन एंड रीजनिंग में आपके 4 MCQs होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। जिसके अंदर पहला होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये 4 होते हैं और इन्हीं के हिसाब से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, प्लीज़ डोंट बी ओवर स्मार्ट हेयर। नेक्स्ट इज assertion in reasoning. Water should be used carelessly because it is an unlimited renewable resource. Reason, careless use of water can affect its stock and cause shortage and drying up of natural water resources. वाटर को केयरलेसली यूज़ करना चाहिए बिकॉज वो अनलिमिटेड अमाउंट में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केयरलेस वाटर यूज़ उसके स्टॉक और उसके शॉर्टेज में अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल आर यहाँ पे सही है, ए सही नहीं है, तो यहाँ पर ए इज फॉल एंड आर इज ट्रू, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लांट एंड रिवर्स वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ वर्ल्ड। रीजन, दे ऑफर लैंड एग्रीकल्चर, सूटेबल लैंड एग्रीकल्चर। दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि प्लेन्स और रिवर इसलिए वैलिड होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
Which one of the following is not correct? Mulching helps to retain soil moisture. Mulching की मदद से soil moisture retain रहता है. Soil erosion and depletion are major threat to soil as resource. Soil erosion और depletion से हमारा soil जो है एक resource से धीरे धीरे घटता रहता है. बिल्कुल ये दोनों सही हैं. शेल्टर बेल्ट्स आर मेड इन माउंटेन एरियाज. शेल्टर बेल्ट्स आपके कोस्टल एरियाज में होते हैं, माउंटेन में तो होते भी नहीं है, कोस्टल एरियाज में होते हैं आपके. प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, जो इनकरेक्ट है. प्लीज करेक्ट इनकरेक्ट को चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सोइल इरोजन एंड स्टीप स्लोप्स. कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सोइल इरोजन का मेथड है? तो यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन जो करनी चाहिए हमें स्टीप स्लोप से मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि शेल्टर बेल्ट्स जो होते हैं हमारे कोस्टल एरियाज के लिए होते हैं. मल्चिंग तो एक मेथड होता है. रॉक डैम भी हमारे ब्रिजेस वाले एरियाज के लिए होते हैं. ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग? इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. डी है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? टी विथ बेवरेज, जूट विथ गोल्डन फाइबर, वीट विथ कॉर्न, मिलेट्स विथ कोर्स ग्रेन. टी एक बेवरेज है, बिल्कुल सही है. जूट एक गोल्डन फाइबर, बिल्कुल सही है. वीट कॉर्न से कब रिलेटेड हो गया पता ही नहीं है. मिलेट्स एक कोर्स ग्रेन है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पर सी. इंडिया एक कैसी कंट्री है? इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, सिख कंट्री नहीं है, ना ही मुस्लिम कंट्री है. इंडिया सेक्युलर कंट्री है. यहाँ पे कोई भी रिलीजन आके रह सकता है, उसे राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसे आप कहते हैं. इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है करेंटली? देखिए हाई कोर्ट जो होता है हर एक स्टेट का वन होता है, स्टेट वाइज यहाँ पर होता है, और हर एक स्टेट में यहाँ पे एक हाई कोर्ट होता है. ये याद रखिएगा कि हर एक स्टेट के पास अपना एक खुद का हाई कोर्ट होता है. लेकिन बहुत से स्टेट्स जो होते हैं वो अपना शेयर्ड हाई कोर्ट रखते हैं. शेयर्ड फॉर एग्जांपल प्लीज़ जैसे हरियाणा और दिल्ली को ले लीजिए. अभी सिर्फ एग्जांपल है ये. हरियाणा और दिल्ली के पास एक ही हाई कोर्ट है समझिए अभी. तो अगर हरियाणा से कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला जाएगा तो वो उसी हाई कोर्ट में जाएगा, और दिल्ली से भी उसी हरियाणा के हाई कोर्ट में जाएगा. दिस वॉज सच एन एग्जाम्पल. दिल्ली में भी अपना एक हाई कोर्ट है यूटी होने के बावजूद. तो इंडिया में अभी लेटेस्ट 25 हाई कोर्ट्स हैं, इन विच 3 प्रेसिडेंसीज वर द हाई कोर्ट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड. कौन सी 3 जगह फर्स्ट कोर्ट हाई कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जगह थी हमारी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास. मद्रास हाई कोर्ट के बारे में आपने पढ़ा था. कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे मद्रास बहुत से बच्चे याद रखते हैं लेकिन कोलकाता भूल जाते हैं. प्लीज़ कोलकाता को मत भूलिएगा. अ क्रिमिनल लॉ नॉट डील विथ. क्रिमिनल लॉ जो होता है हमारा किसके साथ डील नहीं करता है? क्रिमिनल लॉ जो होता है वो हमारा थेफ्ट के साथ बिल्कुल डील करता है, मर्डर के साथ बिल्कुल डील करता है, डॉरी डेथ के साथ भी बिल्कुल डील करता है. लेकिन डाइवोर्स केसेस जो होते हैं वो हमारे सिविल लॉ के अंडर होते हैं. सिविल लॉ होता है हमारा, बिकॉज यहाँ पे ना ही कोई वायलेंस है ना ही कोई हरासमेंट है. नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन रीजन दैट सिराजुद्दौला लेस्ट द बैटल ऑफ प्लासी टू द ब्रिटिश? कौन सा मेन रीजन था? तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब ऑफ बंगाल में 1757 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स ने स्टॉप किया था फोर्टिफिकेशन. सिराजुद्दौला हैड आस्क्ड ब्रिटिश टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो एक सबसे बड़ा रीज़न बना था वॉर के लिए. रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब्ड मीर जफ़र कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला
of making him next Nawab, which result in betrayal from Mir Qasim and victory of British. रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब किया था मीर जाफिर को, मतलब उन्हें बढ़ा चढ़ा दिया था, जो उनके कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के। बहुत से बच्चे सोल्जर्स भी लिखते हैं कि वो उनके सोल्जर्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्जर क्यों लिख रहे हैं? सोल्जर का मतलब अलग होता है, यहाँ पे कमांडर इन चीफ, भले आप कमांडर लिखेंगे तो वो चलेगा, सोल्जर प्लीज़ इग्नोर दैट वर्ड। तो उन्हें जो है नेक्स्ट नवाब किया था, लेकिन उन्हें धोखा दिया था मीर कासिम ने, और मीर कासिम हमारे ब्रिटिश में आ गए थे रूल के तहत। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? रिसोर्सेज को अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर अर्थ बिकॉज डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स वेरी मैसिवली ओवर द अर्थ। बहुत से फिजिकल फैक्टर्स मैसिवली ओवर द अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फिजिकल्स लाइक एल्टीट्यूड में, क्लाइमेट में और टेरेन में। ये तीनों में जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं इन तीनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के नाम बताइए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर क्लाइमेट, सोइल टाइप, इरिगेशन, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन 19, व्हाट डज फेडरलिज्म मीन्स? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। मतलब कि एक तो एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने होंगे जिनके अंदर वो पावर डिवाइडेड होगी। इससे ही हमारा एक की फीचर भी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप चाहे तो। नेक्स्ट है लिस्ट 2 रीजन वाई यू बिलीव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज it allow courts to play crucial role in ensuring there is no misuse of power by legislature and executive। आपके दो तरह से काम होता है, एक होता है आपका लेजिस्लेटर और एक होता है एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा। इन दोनों को ध्यान रखने वाला लेजिस्लेटर यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में आपके सारे जो भी वर्क्स होते हैं वो वहाँ से पास होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका ध्यान रखते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके पुलिसमैन, आर्मी, आईएएस, आईपीएस, ये सब आ गए आपके कार्यपालिका में। न्यायपालिका में आ गए आपके न्यायपालिका में आपकी जुडिशरी आ गई। तो न्यायपालिका तभी इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो तभी ध्यान रख पाएगी, अगर वो किसी रिलीजन या फिर किसी भी के कंट्रोल में है तो वो ध्यान नहीं रख पाएगी। It also help in protecting the fundamental right of citizens because anyone can approach the court if they believe that the right have been violated। कोई भी कोर्ट के अंदर अप्रोच या फिर अपील कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि उसको कोई भी उसका एक राइट जो है वायलेटेड हुआ है तो अपील कर सकता है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, these are short, please correct it। question number 21, the shifting cultivators were what problems did the shifting cultivators face under British rule? क्या प्रॉब्लम फेस की थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो यहाँ से वहाँ तक झूम कल्टीवेटर्स जिन्हें बोला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उन्हें फोर्स किया गया था सेटल्ड कल्टीवेशन करने के लिए। मतलब कि आपको हम एक फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उसी के अंदर कल्टीवेशन करना है, आप किसी भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकते बिकॉज ये जो हमारे टेरिटरी के अंदर एनेक्स्ड हो चुकी है। तो इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। सेकेंड, उस लैंड का टाइप, वहाँ पे कौन सी सोइल है, वो फर्टाइल है या नहीं है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये सब जो है उनको प्रॉब्लम आई, और उन्हें जो है अपने वर्क के लिए एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के लिए मूव करना भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो इन सब के कारण जो है उन्हें बहुत सी दिक्कतें आई। यहाँ पे दिक्कतों की बात की गई है
सॉल्विंग की बात नहीं की गई तो आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 22, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर बहुत छोटा है, आप इसे बड़ा करके शॉर्ट आंसर में लिख सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट आंसर में आपका जो आंसर अगर मैं बताऊं कम से कम 7 लाइन्स, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन्स का होना ही चाहिए। दिस इज़ रिकमेंडेड। ये होती है जैसे आपकी आंसर शीट, इसके अंदर आपको 3/4 जो है आपको वो पूरा आंसर लिखना ही है शॉर्ट आंसर का 3/4, विच इज 25 ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर। सो देखिए इसका आंसर है अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसके नीचे 2 पॉइंट लिख लेंगे। इट इंश्योर दैट द मेजोरिटी ग्रुप डो नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट और डोमिनेट भी बोल सकते हो आप, डोमिनेट भी हो सकता है यहाँ पे एक वर्ड। इट लेज डाउन द रूल्स दैट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल रूल, और ये भी ले डाउन करता है कि कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, राइस, प्लीज करेक्ट इट, राइस। सो राइस की ग्रोथ के लिए हमें खरीफ क्रॉप चाहिए जेट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन। टेम्परेचर इतना मायने नहीं रखता, लेकिन रेनफॉल जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर के अबव होनी चाहिए। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना भी लिख देंगे, हाई टेम्परेचर और रेनफॉल भी। रिच एलुवियल सॉइल रिक्वायर्ड है इसके लिए। राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है, इसलिए उसके साथ हमें गुड वाटर सप्लाई भी चाहिए, और इसलिए इसे जो ग्रो किया जाता है वो जून जुलाई के महीने में किया जाता है, क्योंकि जून और जुलाई के बाद जो होता है या उसी वक्त हमारा मॉनसून सीज़न भी स्टार्ट होके रखता है, तो मॉनसून के कारण उसे ग्रो किया जाता है। लेट अस कम टू द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व देम। Read the source given below and answer the following question. What is domination mean in this source? The Indian states work in various way to prevent domination of religious majority. हमने आगे ही एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया था कि डोमिनेशन का मतलब क्या होता है। डोमिनेशन का मतलब होता है हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन आपका सेट जो भी दिल्ली रीजन ने बनाया था, ये क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन में आया था। सो अगर इसका आंसर आप कुछ भी लिखते हैं यू विल गेट द बोनस पॉइंट फॉर हेयर, लेकिन बच्चों ने यहाँ से कोऑर्डिनेट करके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा, बिकॉज राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वोट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अनटचेबिलिटी स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडियन स्टेट। अनटचेबिलिटी को स्टिल प्रैक्टिस किया जाता है इंडियन स्टेट के अंदर, या तो इसका आंसर येस हो सकता है या तो इसका आंसर नो हो सकता है। बट इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी अभी प्रैक्टिस नहीं की जाती है, तो फॉल्स। अगर इन फर्दर फ्यूचर में अगर ये भी एक बोनस पॉइंट के अंदर साबित हो भी सकता है, बोनस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे अनटचेबिलिटी अभी पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुई है किसी इंडियन स्टेट में। किसी भी आप विलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी कास्ट ज़रूर पूछी जाती है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ टेक दिस क्वेश्चन एज ए बोनस, क्या पता आपको बोनस पॉइंट भी मिल जाए। सेट 1 में बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग निकले थे। विच कंट्री डिड नॉट अलाउ नॉन मुस्लिम टू बिल्ड देयर वर्शिप प्लेसेस? कौन सी कंट्री अलाउ नहीं करती है नॉन मुस्लिम? नॉन मुस्लिम मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है उनको अपना खुद का मंदिर, चर्च या फिर गुरुद्वारा कुछ भी बनाने से। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो ऐसा होता है। पाकिस्तान में गुरुद्वाराज हैं लेकिन वो एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कई जगह गुरुद्वाराज हैं। ऑल ऑफ द अब तो होगा भी नहीं, बिकॉज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे बच्चा ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपको पता भी होना चाहिए सऊदी अरेबिया किसी भी रिलीजन रेदर देन इस्लाम सॉरी रेदर देन इस्लाम को वहाँ पर कोई भी अपना वर्शिप प्लेस नहीं बना सकता है, तो सऊदी अरेबिया। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज? कौन सी
एक्टिविटी का हेल्प नहीं किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज से। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ट्यूबवेल, स्प्रिंकल इरिगेशन, ट्रीटिंग पॉल्यूटेड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जाता है, ट्रीटिंग पॉल्यूटेड वाटर भी किए जाते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स हमारा कंजर्वेशन नहीं है वाटर रिसोर्सेज का, बिकॉज एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और हमें किसी भी सामान को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एन इरिगेशन मेथड विच इज़ यूजफुल इन ड्राई रीजन इज़, ड्राई रीजन यहाँ पे आपका लिखा भी है, ड्राई इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ इवोपरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। लेकिन यहाँ पर आप ड्रिप इरिगेशन लिखिएगा क्योंकि ड्रिप इरिगेशन बहुत यूज्ड होता है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन। फॉरेस्ट का वाटर कंजर्वेशन के अंदर इम्पोर्टेंस बताइए। तो फॉरेस्ट और जो हमारे अदर वेजिटेशंस होते हैं वो हमारी ये मदद करते हैं, वो स्लो द सरफेस रेन ऑफ एंड रेप्लिश अंडरग्राउंड वाटर, स्लो करते हैं सरफेस रन ऑफ को और रिप्लेनिश मतलब वापस से, रीजनरेट भी बोल सकते हैं आप, रीजनरेट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन। दिस इज वन। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके अंदर दिया नहीं है, इसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग दिया हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लिख सकते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ water for future purposes is rain water harvesting। क्वेश्चन नंबर 26 लेटर और मेमोस से रिलेटेड है ये। नेशनल आर्काइव इंडिया में कब आई थी? बहुत इजी क्वेश्चन, 1920s के अंदर आई थी। हु रोट द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट? हमारे जो नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लिखे जाते थे स्पेशल कैलीग्राफिस्ट द्वारा। प्लीज़ आप पैसेज को रीड करके ही कीजिएगा। आई नो द आंसर सो आई एम आंसरिंग दैम। What can we see in the archives even today from these? हम आज भी आर्काइव्स में क्या देख सकते हैं? उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड देख सकते हैं। What was important according to British belief? ब्रिटिश बिलीव के हिसाब से एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अब आ गए हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, सो लेट अस डू दीज लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वाई वर रियोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो? रियोट्स को रिलक्टेड क्यों किया गया था, मतलब कि उन्हें वाई वो विश नहीं कर रहे थे इंडिगो ग्रो करना। रिलक्टेंट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, अनविश मतलब जो चाह ना हो, जिस चीज़ की चाह ना हो, अनिच्छुक। The Riots were reluctant to grow indigo because the price they got for indigo they produced was very low. उनको प्राइस जो मिलती थी वो बहुत लो थी। Planters insisted that indigo be cultivated on best soil in which peasant preferred to cultivate rice. तो जो पीजेंट्स जो थे अपने राइस को कल्टीवेट करने के उल्टा ये इंडिगो ग्रो करते थे, जिससे उनका सोइल फर्टिलिटी और जो लैंड था वो इफेक्ट होता था, क्योंकि इंडिगो के डीप रूट्स होते थे। इट एग्जॉस्ट सोइल फर्टिलिटी एंड लैंड वॉज अनफिट फॉर राइस कल्टीवेशन। फिर उन्हें राइस कल्टीवेशन भी करना होता था ना बाद में। चलिए एक सीज़न में आपने इंडिगो ग्रो कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि एक सीज़न, वैसे भी उनको पे भी बहुत लो किया जाता था। यहाँ पे आपको लिखा भी है कि पे भी बहुत लो किया जाता था। इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि उनके पास वेट अ मिनट, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इक्विपमेंट जो थे उनके पास थे ही नहीं। इक्विपमेंट्स कहाँ से लाते वो लोग? उसके बाद लेबर बहुत लगता था उसके अंदर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लोन के पैसे दे दिए, चलिए, और मैंने आपको बस सीड्स और सीड ड्रिल पकड़ा दी और बोला जाओ खेती करो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में, चलो आज उसने मेरे को बहुत सारे पैसे दिए मैंने खेती करके रख दी। खेती में तो बहुत टाइम लगता है, तो उन्हें लेबर की भी ज़रूरत पड़ती थी।
क्वेश्चन नंबर 28 डिफ्रेंशिएट कीजिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो लोकसभा और राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, पिछले ईयर भी रिपीटेड में था, इससे पिछले ईयर भी आया था, इससे पिछले ईयर मतलब 4 ईयर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लोकसभा को पीपल हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। ये डिसॉल्वेबल है और ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है बिकॉज ये परमानेंट बॉडी है। डायरेक्ट इलेक्शन अलाउ एलिजिबल वोटर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे इलेक्शन करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। कंप्रोमाइज्ड ऑफ इलेक्टिव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम असेंबल्ड ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा हेडेड बाय स्पीकर होता है और यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर होते हैं। लोअर हाउस स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पे 552 होती है, विच इज़ 552। द अपर हाउस हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स। यहाँ पे अपर हाउस के पास स्ट्रेंथ होती है 250 की। द लोकसभा के पास अथॉरिटी है टू रिजेक्ट अ मनी बिल, ये मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। द राज्यसभा हैज़ अथॉरिटी टू डिफेंड द राइट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट यूनियन बट इट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, लेकिन ये मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। मिनिमम एज टू ज्वाइन इज 25 ईयर्स और यहाँ पे टू बिकम अ मेंबर यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे मस्ट 30 ईयर्स होना चाहिए आपको। तो लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंसेस आपको पता चल गए। बाकी जो है उतने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं है, आप बाकी खुद से भी अपने बुक से निकाल सकते हैं पढ़ करके। तो ये था आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मैप बेस्ड में एक तो विजुअली इम्पेयर्ड का होता है और एक ऐसे पार्ट में होता है। तो चलिए करते हैं हम लोग। मद्रास कहाँ पर है? हमारा जो मद्रास है वो इस वाले पार्ट में था, तो ये हो गया आपका मद्रास। सॉरी इतना ऊपर नहीं था, इतना था ऐसे करके। तो राइट अभी आप तमिलनाडु मार्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मद्रास। बनारस आपका यूपी में था, यूपी में था आपका बनारस। संथाल जो ट्राइब थे आपके झारखंड यहाँ पर थे, और गाडीज जो थे हमारे यहाँ पे हिमाचल में थे, एचपी में यानी हिमाचल प्रदेश में। तो यही था आपका एक क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 8th SST। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में आपको इस बार हिंदी लैंग्वेज इसलिए नहीं मिली बिकॉज ये सेट 1 था और इसमें स्कूल ने कुछ चेंजेस किए थे। बिकॉज हिंदी में बहुत से बच्चों को आंसर भी मिल जाता है। इंग्लिश तो इंग्लिश का हिंदी में भी मीनिंग ट्रांसलेट करके मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे हिंदी नहीं दिया गया। सो थैंक यू टू still here. Bye bye. Let you meet you in the next video.